नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी दर्शकों का मिशन आत्मनिर्भर भारत में स्वागत करता हूं। भारतीय कृषि अर्थात आत्मनिर्भरता का प्रमुख आधार और आज के इस दौर में जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया, सफलता उसके कदमों में आती है। एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी आज बात करेगा ऐसे ही एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो सक्सेस का ये मतलब नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे रेट में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, बल्कि सक्सेस का असली मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट दूसरों के लिए भी यूजफुल हो, जिनसे दूसरों की मदद की जा सके। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का भी यही मानना है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू IIT। मेरा नाम है राहुल झा एंड यू आर वाचिंग द एंटरप्रेन्योर, अ जर्नी फॉर अदर्स। इस स्पेशल शो में हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो ना सिर्फ सक्सेसफुल हैं, बल्कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मोटिवेशन का काम भी करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर भूपेंद्र सिंह, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं स्वराज हर्बल प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड के। हेलो सर एंड वेलकम टू IIT। हेलो, नमस्कार जी सर, स्वागत है आपका IIT में। और मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से इस कंपनी की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले सर हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी कंपनी पर स्टार्ट किया था अपने 81-82 में स्वराज फैब्रिकेटर्स के प्रोप्राइटरशिप में एक फर्म डाली थी, और उसके बाद 2003 में हमने अपनी कंपनी फाउंड की है, स्वराज हर्बल प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड। जी सर, अगर हम बात करें आपके कंपनी के और प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने तरह के मशीनरीज आप बनाते हैं और किस तरह से किस किस फील्ड में मशीनरीज का जो है इस्तेमाल किया जाता है? ये हम लोग एरोमेटिक डिस्टिलेशन यूनिट्स बनाते हैं जो एरोमा ऑयल निकालती हैं, एसेंशियल ऑयल निकालती हैं, और मिसलेनियस हर्ब्स की, लेमन ग्रास है, पामारोजा, सिट्रोनेला, इस तरह के हम लोग ग्रासेस निकालते हैं। और ग्रासेस का एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, रोज ऑयल निकलता है, जिंजर ऑयल निकलता है, इस तरह के मल्टीपर्पज यूनिट बनाते हैं। जी सर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी वो मशीन है जो आप बनाते हैं और वो लोगों की लाइफस्टाइल को इजी करती है? बेसिकली जो एग्रीकल्चर है उसमें आपकी कौन सी मशीन है जो लोगों की लाइफस्टाइल को इजी कर देती है, उनके काम को आसान बना देती है? ये डिस्टिलेशन यूनिट्स बनाते हैं हम लोग, जो किसानों के काफी काम आती है, और इससे उनका स्टेटस काफी बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, और इससे किसानों को काफी हेल्प मिलती है हम लोग जो यूनिट बनाते हैं। सर, जिस तरह से आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो इनिशियल लेवल पे था, और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो सर मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके उस जर्नी को जानने के बारे में कि किस तरह से आपने एक स्टार्टअप किया था और आज आप एक वेल नोन कंपनी है। मैंने स्टार्ट किया था स्टडी अपनी फिनिश करके, डिप्लोमा अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है हमने, और उसका 82 में हमने अपनी फर्म डाली है। तो उसका करना है ये सोच के फैब्रिकेशन करते हैं कुछ चीज़ों का जो एग्रीकल्चर पर्पस की। पहले हमने शुरुआत में पावर थ्रेशर्स, गेहूं की मड़ाई के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो ये सब बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने कहा थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो स्टील फर्नीचर, स्टील अलमीरा, ये सब चालू किया। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान आया कि हम लोग को वो जब पढ़ते थे तो हेक्सा ब्लेड का बहुत यूज होता था लोहा काटने की, आ रही सोचा कि इसको शुरू किया जाए। तो वो काफी मेहनत करने के बाद वो डेवलप हो पाया, और क्वालिटी कंट्रोल करते करते हम लोगों के फंड्स खत्म हो गए, तो हमको अल्टीमेटली वो बंद करना पड़ा। उसके बाद फिर हम 90s में सीमैक के टच में है, वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे लेट श्री डॉक्टर प्रबल सिंह जी, उन्होंने काफी शुरू में हेल्प की, और एक यूनिट सीमैक के लिए बनाने को ऑर्डर किया, और सीमैक की डिजाइन से हमने बनाई, वो काफी अच्छी रही, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को काम मिलने लगा, और सीमैक का काफी इसमें योगदान है। और उसके बाद हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है, वो 96 में इंटरनेट स्टार्ट हुआ है शायद हमारे, तो एक वेबसाइट हमने बनाई सिंपल, तो उससे फिर काफी मदद मिली, और ऑर्डर आने लगे काफी इंडिया से भी और बाहर से भी। उसके बाद धीरे धीरे और जर्नी चलती रही, और 2003 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, स्वराज हर्बल प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैं और मेरी वाइफ सरिता सिंह दोनों उसके डायरेक्टर्स हैं। और उसके बाद सीमैक के काम काफी मिलते रहे एनी टाइम, और उसके बाद डॉक्टर कनौजा साहब के भी टच में है, डॉक्टर SPS कनौजा साहब, वो डायरेक्टर सीमैक के रहे। इसी बीच एक काम मिला हमको सीमैक के थ्रू, राष्ट्रपति भवन में एक यूनिट इंस्टॉल करने के, तो कलाम साहब के टेंडर में
वो हर्बल गार्डन में यूनिट वो लगी हुई है, सीमेप ने लगाई थी, लेकिन फैब्रिकेट है। और उसके बाद भी कुछ और कॉन्फिडेंस खनूजा साहब को भी बढ़ा हमारे ऊपर। उन्होंने हमारे साथ एमओयू किया कि हम उनकी टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन यूनिट्स बनाएं, तो उससे काफ़ी फायदा हुआ और उनका मोटिवेशन भी हमारे साथ रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी यूनिट सप्लाई की और उसका हम लोगों की पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी काफ़ी बढ़ी है। तो इंडिया में पूरा ऑल ओवर इंडिया है और नेपाल सब जगह हम लोग की यूनिट सप्लाई होने लगी। तो फर्स्ट एक ऑर्डर हमको मिला एक्सपोर्ट का दुबई से। तो एक हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि दुबई हमारी यूनिट जाएगी। काफ़ी वो किया और कोशिश की कि हमने कि वो हेल्प ले गवर्नमेंट मशीनरी से कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये सब कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिल पाई। तो उसका ऐसे ही किसी से पता चला क्लिनिक एजेंट कौन है, किससे भेजते हैं, शिप से भेजते हैं, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन होते हैं वो सब तैयार कराए और फिर उसे सप्लाई किया और फिर वहाँ से रिपीट ऑर्डर भी हमारे पास आए दुबई से। फिर सूडान और कुवैत ये सब कंट्रीज हमारी डेवलप की। नेपाल में हमारा काफ़ी काम डेवलप होता रहा और वहाँ स्वराज कंपनी के नाम से हमारा ब्रांड बना हुआ है। जो अगर कोई इंक्वायरी आती तो स्वराज में डिसीजन यूनिट सबका चलता। ये सब अचीवमेंट हमको मिला है और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ही पहुँचे यहाँ तक। सर अगर स्ट्रगल्स की बात करूँ तो स्ट्रगल सर हर बिजनेस में, हर फील्ड के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कहते हैं सर सोने को निखारने के लिए उसे पहले दबाना पड़ता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन कौन से बड़े इश्यूज या बड़े प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आए, लेकिन फिर भी आपने उनको टैकल किया अपने तरीके से और आज आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं। तो सर मैं उन प्रॉब्लम्स और उन सिचुएशंस के बारे में जानना चाहूँगा। इसमें शुरुआत में तो काफ़ी लोग डिस्करेज करने वाले भी मिलते हैं, कुछ इनकरेज करते हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ लोग डिस्करेज काफ़ी करते हैं। और हमको एक दो लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने गांव के लोग बिल्कुल अनएजुकेटेड, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम काम शुरू कर रहे हो तो अच्छा है, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना कि सर्विस कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है सुन के, तो ये लगता है कि नहीं यही काम करेंगे। तो धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी कंट्रोल करने की बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये सब चीज़ें हमारे पास अनस्किल्ड लेबर से हमने शुरू किया था, 2 लेबर थे हमारे पास, तो उनसे काफ़ी वो मुश्किल पड़ती थी। कैसे क्वालिटी, हमको भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, बस देख देख के और ये करना है ये करना है, तो उस हिसाब से वो मिलता रहा। और बीच में हमारी वाइफ ने बड़ा साथ दिया हमारा स्ट्रगल करने में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उसके बाद एक बार हम लोग 81 में गए थे कश्मीर। कभी सोचा था लाल चौक पे या पहलगाम में हमारी होर्डिंग लग सकती है क्या, लेकिन होर्डिंग तो नहीं लग पाई। कारगिल, हंदवाड़ा और कई जगह वो यूनिट्स लगाई हैं, रोज ऑयल स्टेशन और लेवेंडर ऑयल के लिए, और काफ़ी अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस है और हम लोग की रिक्वायरमेंट अभी भी। सर अगर एक जिस तरह से आपने मैम की बात की यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा मुझे। सर एक सच्चा साथी जो होता है वो जिंदगी के हर मोड़ पे आपका साथ देता है, और आपने तो अपनी वाइफ के साथ इस बिजनेस फील्ड में काम किया, सर बिजनेस किया है और काफी उतार चढ़ाव आप लोगों ने साथ में देखे। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा कि कब मैम ने अपना माइंडसेट बनाया कि वो भी आपके साथ बिजनेस में आना चाहती है? वो जब कंपनी हमने फाउंड की तो ये हुआ कि हाँ अकेले काम नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी कुछ देखती है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने वो भी किया कि मतलब ये इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, थोड़ा टेक्नोलॉजी फिनिश कैसे होती है। तो इसमें हमारे बेटे भी तब तक एजुकेट हो गए थे और 2004-05 से, और बड़ा बेटा 2004 में ज्वाइन कर लिया था उसने शायद, और छोटा बेटा बीटेक MBA करने के बाद में इसने ज्वाइन किया है। तो दोनों बेटे हमारे सपोर्ट में आ गए हैं, तो काफ़ी मतलब थोड़ा बढ़ने का और ज़्यादा मौका मिलता है। हमारी एजुकेशन इतनी नहीं, लेकिन हमारे बेटों की एजुकेशन और वाइफ का सपोर्ट ये बहुत होता है, इस वजह से हम आगे बढ़ पाए हैं। और साथ में खनूजा साहब का मोटिवेशन, सीमैप की काफ़ी एजुकेशन हमारे काम आई है, मतलब काफ़ी नॉलेज मिलती रहती है वहाँ से। सर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सर मैं जानना चाहूंगा ये अमेजिंग आइडिया आपको कब आया और किस समय आपने सोचा कि नहीं अब इस आइडिया को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, ऑन पेपर नहीं ऑन फील्ड काम करूंगा और अब अपना मैं बिजनेस जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ? ये एजुकेशन के टाइम से ये था कुछ अलग करना है, तो इसीलिए कि कुछ अपना काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो सोसाइटी के लिए, अपने लिए कुछ पैसे के अलावा कुछ रेपुटेशन भी बने, कोई डिमांड अपने ब्रांड को जाने की, स्वराज का ब्रांड चल रहा है,
ये चीज अचीव करना चाहते थे, पता नहीं था उस समय कि अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कि धीरे धीरे चलते चलते कुछ ऐसा बनता गया, सपोर्ट मिलता गया लोगों का, अच्छे लोगों का, जिसकी वजह से हम काफी जो सोचा नहीं था वहां तक पहुंच गए। सर बहुत अमेजिंग जर्नी है आपकी, एंड आई होप आप बस ऐसे ही सीढ़ी दर सीढ़ी चलते जाएं और सक्सेस हासिल करते जाएं और हमारे देश का नाम और रोशन करें। सर अगर सवालों की बात करें तो सर किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक छोटे छोटे गोल्स जो है हमें पहले बनाने पड़ते हैं। सर जब आपने बिजनेस स्टार्टअप किया था तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से गोल्स थे जिन्हें आप अचीव करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं? शुरू में जब स्टडी खत्म करने के बाद हमने सोचा काम शुरू करना है, तो मेरे फ्रेंड कुछ गाजियाबाद में रहते थे, तो उनके पास गए कि चलो कुछ काम करना है और मशीन्स वगैरह परचेज करनी है, तो एक से मिलाने ले गए। तो उसने हमको ये कहा कि ये सब चीजें यहाँ बनती हैं, पावर प्रेस है तो पावर प्रेस बनता है वो वहाँ पे मायापुरी में बनता है, लेकिन हमने पूछा एड्रेस बता दीजिए, उसने कहा एड्रेस नहीं बताएंगे, तुम लोग अपने आप जगह ढूंढो। तो हम लोग पैदल घूमते घूमते वहाँ पे ढूंढते वहां तक पहुंच गए हम लोग। उसने यही कहा था अगर काम करना है तो तुमको अपने आप चलना पड़ेगा, अपने आप सर्च करना पड़ेगा, नाम हम ही दे रहे हैं बाकी तुम देखो। और इसी तरह एक बार कलकत्ता गए थे कुछ मटेरियल के लिए, वहाँ पे एक शॉप पे गए, इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट, उसने कहा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा दूसरी जगह कहाँ मिल सकता है, उसने कहा इसके लिए आपको भी अपने आप चलने पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। और उसके बगल में हमको बाद में मटेरियल मिला, तो ये लगा कि छोटे छोटे लोग मतलब कोशिश अपने आप पर भी करते हैं और वही आगे काम आती है। जी सर, रिस्क कहते हैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या फिर अच्छा बिजनेसमैन आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर वो गट्स ना हो, वो रिस्क लेने की हिम्मत ना हो। तो सर कितने तरह के रिस्क और किस किस तरह के रिस्क आपने उठाए और आज आप इसमें रिस्क काफी इन्वॉल्व रहता है। कुछ तो फंड्स का भी रहता है, फंड्स की शॉर्टेज रहती है शुरू में, फंड्स मैनेज करने में बैंक भी फेल नहीं करता है, और सब चीजों की बहुत प्रॉब्लम है, फंड्स हैं, सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, ये सब नहीं मिल पाते। मार्केट भी काफी वो रहती है कि पहले शुरू में तो जब शुरू नहीं करते हैं तो कहते हैं ठीक है आप बनाओ हम ले लेंगे, जब बन जाता है तो शायद वो काफी बुराई निकालते हैं, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं, फिनिश सही नहीं है, तो काम करना नहीं आता है, क्यों तुम ऑर्डर लेते हो, ये सब काफी कुछ बियर करना पड़ता है इस चीज का। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है लेकिन बहुत बड़ी होती है एंटरप्रेन्योर के, हमने बहुत फेस किया है इसको। सर आपका मोटिवेशन क्या है सर? ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी सोच है जो आपको एनर्जी देती रहती है और ज्यादा काम करने के लिए? सर हमारा मोटिवेशन यही है कि हम चाहते हैं कि हमारी रेपुटेशन बने, पैसा सेकेंडरी है, और पहले रेपुटेशन अच्छी बने कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, और फॉरेन में जो बनता है, यूएस में बनता है, फ्रांस में बनता है, उसके कंपैरिजन में हमारा भी प्रोडक्ट फिनिश वैसी हो और क्वालिटी वर्किंग ऐसी हो। लेकिन प्रॉब्लम्स काफी आती हैं, हम लोग एक्सपोर्ट में मेडागास्कर वगैरह हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन फ्रांस की कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहता कि इंडियन कोई वहाँ पे स्टैब्लिश हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स काफी आती हैं कि एक्सपेंड करने में और ये करने में, ये सब चीजें होती, सपोर्ट नहीं मिल पाता, किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है। हम लोग अफ्रीका में काफी स्कोप है लेकिन किसी गवर्नमेंट मशीनरी से हम लोग को स्कोप नहीं मिलता, वो सपोर्ट नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम काफी आती है। सर मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब आप एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जिसने ऑडियंस को आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया और आपने जो है अपना बिजनेस एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट शुरू किया था? सर ये लो कॉस्टिंग हमारी और कंपेरेटिवली काफी कम होनी चाहिए, और क्वालिटी और सब चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट और अच्छी होनी चाहिए, तभी एंट्री मिल सकती है मार्केट में, अदरवाइज नहीं मिल सकती। कंपटीशन तो हर जगह है और उसमें हम लोग को काफी सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। काफी लोग हैं, बनाने वाले भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन साथ में ये सब चीजें काफी मैटर करती हैं। तो सर मैं एक बार वैसे मैं जानना चाहता था कि जिस तरह से मार्केटिंग एक बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस के लिए, आपने स्टार्ट किया था सर बिजनेस, उस टाइम मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट स्टिल आपने किस तरह से अपना मार्केट बनाया, लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को लेकर गए, उनके सामने आपने बताया कि ये सारी प्रोडक्ट्स की खासियत है, तो किस तरह से वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी सर? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई खास इसमें नहीं होती है हम लोगों की,
इसमें शुरू में तो लोकल यूनिट्स बनाई हमने, तो बाराबंकी में मिंथाइल का काफी अच्छा एरिया है, मिंथाइल एनर्जीज का। तो यहाँ पे डिमांड रहती है, लोग जानते हैं, यहाँ भी बन रही, देखते हैं, क्वालिटी अच्छी हुई तो लोग आना शुरू हो गए। इसी तरह सीमैप में जब डॉक्टर प्रबल सिंह ने एक यूनिट बनवाई हमारे सीमैप के लिए, तो वो लगी, उसका परफॉर्मेंस सब चीजें अच्छी थी, जो लोग कर रहे थे उनसे अच्छा रिजल्ट था, क्वालिटी भी अच्छी थी। धीरे धीरे इस तरह एंट्री मिलती है, कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करना होता है दूसरों से, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस हो। और धीरे धीरे हम लोगों ने फिर इमामी है, डाबर है, पतंजलि, ITC, जितने मेजर बिजनेस होते हैं, TS, इन सबको काफी हम वो नेट के थ्रू काफी पब्लिसिटी मिली और वो लोग कॉन्टेक्ट में आए, सबको हमने यूनिट सप्लाई की। सबसे पहले डाबर में ये डॉक्टर अशोक वर्मन जी से मुलाकात हुई, उन्होंने डायरेक्ट को कहा कि तो आप बनाते हो तो यूनिट आप ही को बनाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे जर्नी होती है, धीरे ग्रेजुअली होता है, एकदम से कुछ नहीं जंप सकता है इसमें। हम लोग मोर देन 30 ईयर्स लगाए इसमें, यहाँ तक पहुंचे, काफी लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बिजनेस एक ऐसी फील्ड है या फिर ये एक ऐसा जाल है जिसके अंदर जो फंस जाता है वो या तो सब कुछ डुबा के निकलता है या फिर बहुत कुछ पा के निकलता है। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप अपने बारे में बताएं कि अब तक की आपकी सबसे बड़ी सक्सेस क्या रही है इस बिजनेस से। नाम भी, अपनी रेपुटेशन पाई, फर्म की रेपुटेशन भी, और पैसा भी मिला है। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि बहुत बड़े बिग जॉइंट हो गए हैं, लेकिन इतना मिला है कि अच्छे से सर्वाइवल हो सकता है। अच्छी रेपुटेशन हमारी सब जगह है। अब स्वराज के नाम से कहीं भी अपने को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडिया में, नेपाल में, 2 कंट्रीज तो ऐसी हैं कि जहाँ पे कोई और रेफरेंस की जरूरत नहीं। सर अगर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में आती रहती हैं, तो आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजीज को किस तरह से अपग्रेड करते हैं? कुछ कंसल्टेंट निकलते हैं बाहर से जो एजुकेटो के कई जगह काम करते हैं, वो लोग पार्ट टाइम सजेस्ट कर देते हैं, और काफी कुछ सीनियर से भी जानने सीखने को मिलता रहता है कि ये चीजें डेवलप हो रही हैं, ऐसा किया जाए। कुछ अब ये स्टेज आ गई, सजेशन कुछ हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, वो भी मानी जाती है। और सीनियर का सपोर्ट अल्टीमेटली तो है ही हमारे साथ। और उसके साथ साथ हमने IIT दिल्ली में डिपार्टिकेटर के लाइसेंस ले रखा है। 2000 नाइक साहब हैं वहाँ, उन्होंने हमको दिया वो लाइसेंस है। डिपार्टिकेटर वगैरह नॉर्थ ईस्ट में काफी रहा है। और IIT BHU में है, उनके साथ सोलर का कुछ अरेंजमेंट चल रहा है, सोलर डिस्कशन यूनिट्स हम लोग बनाए फ्यूचर प्लान। ये सब तरह की चीजें हैं, थोड़ा सा पर चल रहा है कि अभी डेवलप नहीं हो पा रहा, सोलर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो लगे हुए आगे कुछ नया कुछ और हो जाए। सर जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके अंदर सर एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल का जो समय है उसकी वजह से लोग क्रिटिसाइज होकर गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, और 1 महीने 1 साल या 10 साल बाद वो अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं रन कर पाते, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, क्योंकि उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म का एक प्रेशर होता है उनके माइंड पे, वो हटा नहीं सकते। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज तो आपको भी लोग बहुत किया होगा, बट एज अ गुड एंटरप्रेन्योर आपने इसको कैसे हैंडल किया और उसे अपनी एनर्जी के रूप में बदला? इसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। आजकल के बच्चे एजुकेट होकर निकलते हैं कि हाई सैलरी मिलेगी, हाई पर्सन लेंगे तो और ये बिजनेस चालू करेंगे, तो प्लान करके नेट पे कहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, सोचते इतना प्रॉफिट 1 साल में ही आ जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ टिप्स ऐसी होती है तो कभी काफी सीखनी पड़ती है, और उसके लिए पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। और ये सब पाने को लड़के आजकल जो चाहते हैं कि पेशेंस अगर रखें, थोड़ा सा ये ना चाहे कि हमको इतनी इनकम ही चाहिए कि हमको इतने लाख का पैकेज मिलता है, वो अचीव नहीं हो सकता बिजनेस में, टाइम लगता है, लेकिन उससे अच्छा कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें बिजनेस में ही, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटे मोटे लॉसेस भी होते रहते हैं, लेकिन उन लॉसेस को टैकल कैसे किया जाता है सर? आपने उन लॉसेस को कैसे कवर किया और उस लॉस को एक प्रॉफिट के रूप में बदला सर? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए इसमें। थोड़ा सा अगर कुछ लॉस होता है तो उसको बियर कर सकें, थोड़ा सा रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता चाहिए। आजकल वही कमी थोड़ी सी लग रही, चाहते हैं शॉर्ट टाइम में कुछ अचीव हो जाए, ऐसा हो नहीं पाता है कभी। हम भी सोचते थे साल भर में एक सबरेट को एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फेल हुआ हमारा काम। लेकिन अल्टरनेट हम लोगों ने सोचा कि चलो चाहिए नहीं ये करते हैं, तो ये सब करना पड़ता है। तो वो आजकल कोई थोड़ा सा लगता है कि जो बच्चे करते हैं वो काफी आगे वो लोग निकलते भी। IT में ही काफी कंपनी बना के अपनी
अच्छी कंपनी चलाते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। सर कहते हैं जब तक इंसान फेल ना हो तब तक उसे सक्सेस का जो एक रास्ता है ना वो अच्छे से दिखाई देता है और ना ही वो सक्सेस तक वो पहुंच सकता है। तो सक्सेस को हासिल करने के लिए एक बार फेल होना जरूरी है। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि अब तक का आपका सबसे ग्रेटेस्ट फेलियर क्या रहा है सर? एक्सट्रा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना सबसे बड़ा फेलियर रहा है और उससे काफी डिप्रेशन भी हुआ, लाइबिलिटीज भी काफी डेवलप हुई, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली का सपोर्ट, सबका सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट सर्वाइव कर गए और वो बहुत बड़ी चीज हमारे लिए। और फिर धीरे धीरे हम लोग सर एज अ बॉस आप अपने अंदर क्या देखते हैं कि हमें किस तरह से लोगों को हायर करना चाहिए? एक हायरिंग स्किल होती है, वो आपको क्या लगता है कि किस तरह की होनी चाहिए? एक्सपर्ट वर्कर्स आपके पास चाहिए। हमने तो अपने वर्कर्स को वो ट्रेंड किया है, अपने आप ट्रेंड किया है, शुरू से ही मेजरमेंट लेना है, ये लेना, शुरू से इनके साथ काम करते रहे, तो सिखाया है। उसके बाद अब वो हमारी जरूरत उनको नहीं गाइड करते हैं कि उनको जो भी बताया जाता है वो परफेक्टली करते हैं और एक फैमिली की तरह हमारा स्टाफ खुला रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको काम की नॉलेज होनी चाहिए। जो काम हम शुरू कर रहे हैं उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होती तो काम करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, नॉलेज है तो अगर नॉलेज है तो कोई स्टाफ अगर हायर भी करते हैं तो उसको सही गलत हम बता सकते हैं। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चलेंगे तो फेलियर। जी सर, एक रीजन अगर हम कहें तो फेलियर बहुत जरूरी है और साथ में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फेल होने से डरना भी नहीं चाहिए। जी सर क्या आप करना पड़ेगा? सर क्या आप एक डिमांडिंग बॉस हैं जो अपने एम्प्लॉय से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? करते हैं, उनको टारगेट फिक्स करते हैं कि इतने टाइम में ये फिनिश करना है और सब करते हैं। उनको इनकरेज भी हम लोग करते रहते हैं और सक्सेसफुली हम लोग प्रोजेक्ट सब पूरे कंप्लीट करते हैं जितने भी। और ये बहुत बड़ा मतलब स्टाफ के साथ अगर फेमिलियर हैं, सब हैं, तो स्टाफ भी काम करता है। सर अगर हम इनिशियल लेवल से अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, यानी बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या सलाह देते हैं सर कि किस तरह से एक इनिशियल लेवल के बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं अगर एम्बिशन हो। कहीं हम निकलते हैं, रोड पे भी जा रहे हैं, तो कुछ अगर नया दिखता है तो उसको समझने की उसकी वो क्षमता होनी चाहिए, तभी आगे निकल सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, हमारा कंप्यूटर कैसे कर रहा है, तो वो सब स्टडी करना पड़ता है। कैसे हम लोग अच्छा और कर सकते हैं, तो बाहर की साइड देखते हैं कि जो प्लांट्स बन रहे हैं किस तरह के बन रहे हैं, लोगों से सजेशन लेते हैं कि कैसे किया जाए, तभी आ सकते हैं। तो कोई चीज एक्सेप्ट करना चाहिए, विजन होनी चाहिए। अगर कोई भी मशीन हमने देखी तो उसको हम तुरंत अपने आप कॉपी कर दें, ये नहीं कि पूरा उसको डायमेंशन चाहिए, हमको ये चाहिए, ये अपने काम में एक परफेक्शन चाहिए, ये धीरे धीरे। सर अगर हम बात करें नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए मैन पावर को अगर यूज किया जाए, यानी रिसर्च के साथ साथ अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर हमारा बिजनेस नया है तो क्या आपको लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स हमें करने चाहिए, चाहे वो नई मशीनरीज हो, नई टेक्नोलॉजी हो, या फिर नए मैन पावर के साथ हम उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, या फिर हमें भरोसेमंद लोगों पर ही उसके साथ काम करना चाहिए? शुरू में तो स्टार्टिंग में तो हमको भरोसेमंद लोगों के साथ जो चल रहा है उसी के साथ चलना चाहिए। धीरे धीरे अपना रिसर्च और ये नेटवर्क बनाना चाहिए। एकदम से अगर हम चाहे रिसर्च और ये सब चालू कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होता है हम लोगों के लिए। स्मॉल स्केल, टीडी स्केल की यूनिट्स के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सब कुछ हम लोग नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे करें। पहले तो मार्केट में जो है उसमें क्वालिटी बना के हम लोग इंटर हो और उसके बाद धीरे धीरे एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ते। जी सर, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर किसी भी फील्ड में आना चाहता है तो आपके अकॉर्डिंग उसका आइडिया और उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बेसिकली वो इस किसी भी इंडस्ट्री में अगर वो एंटर करता है तो वो किस माइंडसेट के साथ आए? क्योंकि सर आज के टाइम में बहुत प्रेशर ले लेते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स भी कि यार अगर मैंने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी और लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा या समाज क्या कहेगा? इन सब चीजों को सोच के बहुत प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन एक फ्री और कूल एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए? इसमें पहले से माइंडसेट कर लेना चाहिए कि हमको ये करना है, इतने साल हमको रिस्क लेना है, थोड़ा सा फंड्स अगर हैं तो उस फंड्स को आगे बढ़ाना है और ये सब करके धीरे से बढ़ सकते हैं। एकदम से कोई एम्बिशन लेके चलेंगे और नॉलेज नहीं हुई उस फील्ड की तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। और फेल्योर का फेस करने का वो होना चाहिए, सोच के चलना चाहिए। फेल्योर भी हो सकता है और सक्सेस भी मिलती है, दोनों चीजें। जिनका फेल्योर होता है उन्हीं को सक्सेस मिलती है, कोई भी ग्रुप हो।
सर एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को किस तरह से साथ में लेकर सक्सेसफुल बना जा सकता है? ये वही चीज आती है कि उस फील्ड का नॉलेज होनी चाहिए और डिवोशन होना चाहिए काम का, कि हमको ये काम करना है। हम लोग रात भर 24 घंटे काम करते रहे हैं उस चीज को फिनिश करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। हार्ड वर्क और डिवोशन बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत इसमें काउंट करती है। सर अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से नए एंटरप्रेन्योर्स को किसी भी इंडस्ट्री में अगर कदम रखना है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट में कम से कम क्या होना चाहिए और किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट सर बहुत तरह से होती है, सिर्फ फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसमें आजकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो काफी सपोर्टिव हो गया है गवर्नमेंट का, काफी सपोर्ट मिलता है फाइनेंस के लिए आजकल, इजीली अवेलेबल है वो सपोर्ट पूरा। और बाकी अपना माइंडसेट और वो सब ऐसा डेवलप करना चाहिए कि अच्छा को लेंगे और इससे निकल जाएंगे बाहर। काम शुरू करेंगे, फाइनल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने का एक अंदर से वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जिससे कि आगे हम लोग बढ़ सकें और लोगों से इरिटेट नहीं करें। इसमें ह्यूमिलेशन भी होता है और फेवर भी मिलता है, दोनों चीजें होती हैं। ह्यूमिलेशन को भी फेस करना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए कि यहाँ पे क्या कमी है, तो जिसकी वजह से हमारा ह्यूमिलेशन होता है। थैंक यू भूपेंद्र सर, आपने बहुत अच्छा समय दिया हमें और अपनी प्रीवियस एडवाइस दी हमें, उससे बहुत ज़्यादा हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स को फायदा भी होगा और आई होप आप इसी तरह से सक्सेस करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जर्नी और एक कहानी के साथ। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस तो आप इसके लिए IIT की मदद ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको देता है हर बिजनेस की सही और सटीक जानकारी। थैंक यू। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बनाना प्लांटेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन के साथ साथ टिश्यू कल्चर से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। इससे संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एंटरप्रेन्योर टीवी। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। धन्यवाद।